नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का पूरा विश्लेषण लेकर आपके सामने आया हूं, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि वो राष्ट्रपति बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या कहती है उनकी कुंडली। तो आज दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में सब कुछ उनकी कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप कुंडली देख रहे हैं, ये तुला लगन की कुंडली उनकी बनती है और तुला लगन की कुंडली के स्वामी शुक्रदेव खुद बैठे हुए हैं दशम भाव में। ऐसे में व्यक्ति बहुत छोटी उम्र से ही प्रोफेशनल चीजों को समझने वाला होता है। उसके जिंदगी के अंदर उसका काम सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो अपने करियर को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी फालतू नहीं बैठते हैं और हमेशा अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन और अपने स्ट्रेंथ के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे उन्हें अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना है। क्योंकि लग्नेश यदि दशम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रहते हैं। वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहते हैं, चाहे फिर वो किसी भी उम्र के अंदर क्यों ना हो। बहुत छोटी उम्र से ही व्यक्ति को यह पता होता है कि उसे जिंदगी में क्या करना है, क्या बनना है, कहां जाना है, और निरंतर लगातार वो अपनी जिंदगी के अंदर उसको पाने के लिए कोशिश भी करता रहता है। ये लग्नेश के दशम भाव में होने का परिणाम जरूर मिलता है। केतु कुंडली के अंदर सेकंड हाउस में बैठे हैं और दोस्तों यहां पर केतु बेशक उच्च के हैं लेकिन मंगल की राशि में हैं। ऐसे में केतु यहां पर वाणी के प्रभाव को खराब करता है, यानी कि व्यक्ति जो कहना चाहता है कभी भी उसका इंपैक्ट वो नहीं होता है जो वो कहना चाहता है। यानी दिमाग में कुछ और बात होती है, कहता वो कुछ और है, जिसका इंपैक्ट कुछ और निकाला जाता है। यानी जुबान के अंदर और दिमाग के अंदर एक कॉम्बिनेशन प्रॉपर नहीं रहता, जिसके कारण से जो वो सोचता है और जो वो कहता है उसके बीच में एक डिफरेंस जरूर आता है। यही कारण है कि दोस्तों आपने इनको बहुत बार अपने बात से मुकरते हुए देखा है, या जल्दबाजी के अंदर कोई ऐसी बात ये कह देते हैं जो इन्हें बाद में रियलाइज होती है कि इन्होंने शायद वो चीज ठीक नहीं कही है, और बाद में उस चीज का ये खंडन भी करते हैं। यानी अति उत्साह में बात कहना ये हमेशा इनके लिए घातक है, और ये कुटुंब का भी घर है और धन का भी घर है। ऐसे में यहां पर इन्हें केतु की अंतरदशा में या केतु की महादशा में बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी जरूर होगा, और परिवार के अंदर भी कुछ स्थितियां खराब जरूर होती हैं जिसको मैनेज करना इनको जरूर पड़ेगा। क्योंकि यहां पर केतु न सिर्फ जुबान को खराब करेंगे बल्कि आपके परिवार के रिश्तों को भी खराब करते हैं, और साथ में फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी या फाइनेंशियल लॉसेस भी आपको जरूर देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रमा की। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा है और तीसरे भाव का चंद्रमा यहां पर एक साथ कई काम करने की काबिलियत इन्हें देता है। यानी कि व्यक्ति फालतू नहीं बैठ सकता। यहां पर व्यक्ति को कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, और व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कुछ ना कुछ करता रहता है। एक काम के साथ में और दो काम लेगा और यहां पर कुछ ना कुछ वो करता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों चंद्रमा यहां पर योग कारक है, इसीलिए व्यक्ति को उसके हर काम में चाहे आंशिक सफलताएं मिले लेकिन मिलती जरूर है, क्योंकि चंद्रमा यहां पर बैठ करके उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को बहुत बढ़ा देता है। ऐसे में देखिए दोस्तों, ये व्यापारी होने के बावजूद भी राजनीति भी कर रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति का पद भी संभाल रहे हैं। ये काबिलियत इन्हें जरूर मिली है, ये चंद्रमा के कारण से मिली है। दोस्तों अब बात करते हैं राहु की। राहु कुंडली के अंदर अष्टम भाव में बैठे हैं और शुक्र के घर में बैठे हैं। ऐसे में दोस्तों ये बहुत ही गहराई से चीजों को समझने वाले इंसान है। यानी कि किसी चीज की तह तक जाकर के उसका निष्कर्ष निकालना और फिर उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, ये इन्हें जरूर आता है। यानी कि सामने वाला किस तरीके से बात कर रहा है और उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, ये अच्छी तरह से भांप लेते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने, चाहे वो ईरान इराक हो, चाइना हो या पाकिस्तान हो, उनको लेकर के जो मुखौटे उन्होंने पहन रखे थे, इन्होंने उस मुखौटे के पीछे जाकर के उनको पहचाना है और उसी से निपटने के लिए इन्होंने अपनी रणनीति भी बनाई है। यानी कि जिसका राहु अष्टम भाव में हो वो विरोधी की नीतियों को बहुत अच्छी तरह से पहचानता है, और बेशक चाहे विरोधी किसी भी तरीके से कोई सा भी रूप बनाकर क्यों ना जाए, वो उसके मन की स्थिति को जानता है, पहचानता है और तथ्यों के आधार पर निर्णय भी लेता है। यहां पर एक डिटेक्टिव सोच इनको ये कामयाबी जरूर देती है। तो यहां पर किसी चीज की गहराई से एनालिसिस करना, उसका रिसर्च करना और उस चीज की सारी इंफॉर्मेशन लेना और उसके बाद में अपने एक्शन को तय करना, ये खूबी इनको राहु के कारण से जरूर मिलती है। यही कारण है दोस्तों कि इनकी रणनीति राष्ट्रपति चुनाव की बहुत सफल भी रही और इन्होंने
अपने विरोधी की हर कमजोरी का फायदा उठाया और पूरे तरीके से स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और जीते, जबकि यहां पर इनकी जीतने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन अष्टम के राहु ये खूबी इंसान को देते हैं कि वो चीजों को बहुत डेप्थ में जाकर एनालिसिस करता है और ये खूबी मंगल के कारण से मिलती है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी मंगल की अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है, इसीलिए वो भी इसी तरह की गहरी समझ रखते हैं और यही खूबी यहां पर इन्हें भी मिलती है। तो इस कारण से दोस्तों ये अपने जीवन के अंदर विरोधियों को हराने में बहुत ज्यादा कामयाब रहे हैं, कारण कि इनकी गहरी सोच और समझ इन्हें इस क्षेत्र में कामयाबी जरूर दिलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों बुध की और सूर्य की। ये दोनों के दोनों ग्रह इनकी कुंडली के अंदर नवम भाव में बैठे हैं और दोस्तों बुध यहां पर कुंडली के अंदर योग कारक भी है। ऐसे में भाग्य का साथ भी इन्हें जरूर मिलेगा और व्यक्ति धार्मिक भी जरूर होता है। साथ में दोस्तों यहां पर सूर्य के होने के कारण से, चूंकि सूर्य इस कुंडली में मारक की भूमिका निभाएगा, ऐसे में व्यक्ति को जीवन में ऐसा समय भी देखना पड़ेगा जब सूर्य के कारण से भाग्य इनका साथ नहीं देगा, तो यहां पर भाग्य के मिश्रित फल इन्हें मिलेंगे। तो यहां पर दोस्तों एक बात समझने की है कि यदि भाग्य के सहारे इन्होंने कोई काम किया तो उसमें सफलताएं नहीं मिलेंगी, लेकिन यदि अपने एनालिसिस, अपने पुरुषार्थ और अपनी बुद्धि के द्वारा कोई काम किया तो इन्हें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि इनकी कुंडली के अंदर स्ट्रेंथ पॉइंट यही है कि अपने काम पर फोकस करो, अपनी इंफॉर्मेशन पर फोकस करो और पूरी मेहनत करो, भाग्य को फिर अपना काम करने दो, तो यहां पर इनकी सफलता के परसेंटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और दोस्तों एक बात यहां पर और इंटरेस्टिंग है कि यहां पर बुध और सूर्य दोनों मिलकर के बुध अदिति योग बना रहे हैं, लेकिन सूर्य इस कुंडली में मारक है। ऐसे में बुध अदिति योग यहां पर फलित नहीं होता है, बल्कि सूर्य के नेगेटिव रिजल्ट यहां पर इनको मिलेंगे। लेकिन दोस्तों सूर्य 0 डिग्री है और बुध को उन्होंने अस्त भी नहीं किया है, ऐसे में भाग्य का नेगेटिव रोल यहां पर बहुत कम मिलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात समझने की है कि सूर्य चाहे 0 डिग्री ही क्यों ना हो, लेकिन उसका प्रभाव पूरा रहता है, क्योंकि सूर्य मृत अवस्था में या बाल्य अवस्था में भी अपना पूरा प्रभाव देता है। जैसे आग की एक छोटी सी चिंगारी में पूरी ताकत होती है आग को भड़काने की, उसी तरीके से सूर्य और मंगल ये 2 प्लेनेट ऐसे हैं जो 0 डिग्री होने के बाद भी या 28-29 डिग्री होने के बाद भी पूरा फल देने की ताकत रखते हैं। ऐसे में इन्हें भाग्य के भरोसे न रख करके अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा यदि कर्म करेंगे तो इनको सफलताएं जरूर मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं शनि की और शुक्र की। शनि और शुक्र यहां पर कुंडली में दशम भाव में बैठा है और दशम भाव में तुला लग्न की कुंडली में शनि और शुक्र दोनों बैठ करके व्यक्ति के कामकाज, उसके प्रोफेशन को बहुत ऊंचाई पर लेकर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों के दोनों योग कारक प्लेनेट हैं और दोनों के दोनों योग कारक प्लेनेट का दशम भाव में होना इस बात का संकेत देता है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बुलंदियों को जरूर छुएगा, क्योंकि यहां पर दशम भाव व्यक्ति के पराक्रम का होता है, उसके प्रोफेशन का होता है और उसके कामकाज का होता है। और इन दोनों ग्रहों की दृष्टि, सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती है, जिसके कारण से व्यक्ति को अपने जीवन में सुख सुविधाएं, वैभव सब कुछ जरूर मिलेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यही कारण है कि बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक भी हैं और अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति भी हैं, क्योंकि पद भी इन्हें मिला है, प्रतिष्ठा भी इन्हें मिली है और साथ में दौलत भी इन्हें मिली है इन 2 ग्रहों के कारण से। अब दोस्तों बात करते हैं मंगल की। मंगल इस कुंडली के अंदर 11वें भाव में बैठा है। 11वें भाव का मंगल तुला लग्न की कुंडली में सदैव मारक की भूमिका निभाता है। यहां पर दोस्तों एक चीज को समझने वाली बात है कि मंगल 11वें भाव में बैठकर क्या करेगा, व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में रुकावट जरूर डालेगा। यानी व्यक्ति जो करना चाहता है, जो वो पाना चाहता है, व्यक्ति को कभी भी वो चीज टाइम पर नहीं मिलती है लेकिन वो डिले मिलती है। काम यहां पर होंगे लेकिन रुक रुक कर होंगे, यानी व्यक्ति को इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए मंगल यहां पर जरूर तरसाते हैं। और दोस्तों मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है, जो हमारी बुद्धि का कारक है। यही कारण है कि ये नियम कायदों को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि मंगल पंचम भाव को देख रहा है तो व्यक्ति अपने तरीके से काम करने का आदी होता है। यानी जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा, मुझे काम दे दो मैं किसी भी तरह से उसको पूरा करके दे दूंगा, लेकिन कोई नियम कायदा मुझे अगर फॉलो करने के लिए कहोगे तो मैं नहीं करूंगा। ये टेंडेंसी व्यक्ति की होती है मंगल के कारण से। यही कारण है कि ये नियम कायदे फॉलो नहीं करते हैं। व्हाइट हाउस भी इनको बार बार चेतावनी देता है कि सर आप ये मत करिए, ये चीज आपको नहीं कहनी चाहिए, यही चीज आपको करनी चाहिए, लेकिन ये अपने तौर तरीके से ही काम करते हैं। ये मंगल का प्रभाव है जो इनको कभी भी डिसिप्लिन नहीं होने देगा। और मंगल की 4थी दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ती है, जो वाणी का घर है। यही कारण है कि ये बोलने में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है और
रूखे शब्द और कड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाणी की सौम्यता को मंगल यहां पर खत्म कर देते हैं। और मंगल के कारण से व्यक्ति को जीवन के अंदर जब भी मंगल की अंतरदशा, प्रत्यंतर या महादशा आएगी, तब तब फाइनेंशियल लॉसेस भी जरूर देखने को मिलेंगे, या परिवार के अंदर कोई तनाव की स्थिति भी जरूर बनेगी। अब दोस्तों बात करते हैं गुरु की। गुरु कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठा है, जो विदेश का भी होता है, अनसर्टेन खर्चों का भी होता है, जेल यात्राओं का भी होता है, परेशानियों का भी होता है। बृहस्पति यहां पर बैठ करके व्यक्ति की विदेश नीति को जरूर खराब करेगा, क्योंकि बृहस्पति खुद 12वें भाव में बैठा है। ऐसे में व्यक्ति को विदेश की ज्यादा अच्छी नॉलेज नहीं होती है, या विदेश से अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल में सबसे खराब अगर इनकी नीति कही जाएगी तो वो विदेश नीति कही जाएगी, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव में बैठ करके इनकी विदेश नीति को कभी सही होने देंगे ही नहीं। और दोस्तों यहां पर एक चीज और है, बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ती है, और 6ठा भाव होता है हमारा रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, लिटिगेशन का। ऐसे में यहां पर इनको लिटिगेशन का सामना भी करना पड़ेगा। दुश्मन इनके हमेशा तैयार रहेंगे और हमेशा इनको कठिनाइयों के बाद में सफलता मिलेगी। यही कारण है कि राष्ट्रपति होते हुए भी इनके खिलाफ महाअभियोग चलाया गया, और न जाने कितने केसेस राष्ट्रपति होते हुए इनके ऊपर किए गए। अभी वर्तमान में ही व्हाइट हाउस के बाहर जो हिंसा हुई और उसके अंदर जो पुलिस कार्रवाई हुई, उस पर भी इन पर एक केस किया गया है अमेरिका के अंदर। तो दोस्तों बृहस्पति 6ठे भाव को देखता है तो व्यक्ति के जीवन में लिटिगेशन बहुत आते हैं, और व्यक्ति को अपमान का सामना भी करना पड़ता है। यानी लोग, उनके दूर विरोधी, बार बार उनको अपमानित करने का प्रयास करते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा में नुकसान जरूर पहुंचता है और उसे यह नुकसान जरूर उठाना पड़ता है। तो यहां पर लोकप्रियता की कमी यहां पर बृहस्पति के कारण से जरूर बनेगी। जब जब बृहस्पति का अंतर प्रत्यंतर आएगा, तब तब व्यक्ति को लोकप्रियता में कमी का सामना करना ही पड़ेगा। और वर्तमान में भी इनको बृहस्पति का एक प्रत्यंतर आरंभ हुआ है, जो कि 3 जून से आरंभ हुआ है। 3 जून से 22 सितंबर तक बृहस्पति का एक प्रत्यंतर आरंभ हुआ है, जो उनकी लोकप्रियता के अंदर दोबारा से कमी करेगा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको कुंडली के आधार पर एक एक प्लैनेट का बताया कि कौन सा ग्रह कहां बैठकर इनको क्या फल दे रहा है। अब बात करते हैं कि कौन सा फल इनको जीवन के किस कालखंड में मिलेगा। तो उसके लिए हम महादशाओं को देखते हैं, तब यह तय होगा कि व्यक्ति का आने वाला जीवन कैसा है। दोस्तों 1989 से लेकर के 1996 तक इन्हें मंगल की महादशा रही है, और इस समय पर इन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस जरूर लगा होगा, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि धन भाव पर पड़ती है और 5वें भाव पर भी पड़ती है और 11वें भाव में बैठा है। तो यानी 1989 से लेकर 1996 का वो समय होगा जब इन्हें बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस जरूर लगा होगा अपनी लाइफ के अंदर, जो कि बहुत बड़ा होगा, छोटा मोटा नहीं होगा दोस्तों, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि तीनों का संबंध अनसर्टेन लॉस और धन से हो रहा है, और बुद्धि के घर पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे में व्यक्ति के कोई गलत डिसीजन उसको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान जरूर देंगे। दोस्तों 24 फरवरी 2014 से इन्हें बृहस्पति की महादशा लगी है, और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बृहस्पति कुंडली के अंदर मारक होता है। ऐसे में दोस्तों यहां पर एक चीज समझने वाली बात है कि बृहस्पति की महादशा में, मारक ग्रह की महादशा में व्यक्ति का राष्ट्रपति बनना यह कैसे संभव है। तो यहां पर मैं आपको आज इस बात का जवाब देता हूं कि कैसे एक मारक ग्रह के अंदर भी हम उसकी महादशा चलने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। यह इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है इनकी कुंडली। दोस्तों बृहस्पति की 2014 से 2016 तक इन्हें रही है, यानी अप्रैल 2016 तक। अप्रैल 2016 तक इनको हर काम के अंदर रुकावटों का सामना करना पड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दोस्तों 2016 के नवंबर के आसपास ही यहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव भी हुए हैं। तो यहां पर एक चीज देखने वाली बात है दोस्तों कि जैसा आपने राष्ट्रपति के चुनाव में भी देखा होगा कि लास्ट मोमेंट पर इनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ था। यानी अप्रैल के बाद जो बाद के 6 से 7 महीने थे उसमें इनकी लोकप्रियता बढ़ी और उसने इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव भी जिताया। क्योंकि दोस्तों शनि कुंडली के अंदर दशम भाव में बैठे हैं, शुक्र के साथ में बैठे हैं। ऐसे में बृहस्पति की महादशा के अंदर एक रिलीफ पीरियड इनके लिए जरूर था और वो था शनि का, और शनि में शनि का ही प्रतिअंतर था। दोस्तों केवल 35% नेगेटिव रिजल्ट इन्हें मिलने थे, बाकी 65% इन्हें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने थे। यही कारण है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव जीते भी।
तो दोस्तों यहां पर एक बात समझने की है कि यदि कोई आपको यह कहता है कि आपकी महादशा अब खराब शुरू हो रही है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह पूरी की पूरी महादशा आपको खराब जाएगी। उसके अंदर जो अंतर आएगा वो आपको रिलीफ जरूर देगा। फिर प्रत्यंतर आएगा, यदि वो भी आपका अच्छा है तो आपको रिलीफ देगा, और ये 65% रिलीफ आपको मिलता है। लेकिन यदि मारक ग्रह के अंदर मारक ग्रह का ही अंतर और मारक ग्रह का प्रत्यंतर हो तो यहां पर आपको 100% नेगेटिव रिजल्ट जरूर मिलते हैं। तो यहां पर दोस्तों एक चीज को समझने वाली बात है कि कभी भी अपनी कुंडली के अंदर मारक समय को लेकर के चिंतित मत होइए। उसमें जो रिलीफ पीरियड मिलता है उसमें अपना एक्शन कीजिए, और जब मारक ग्रह में मारक ग्रह का अंतर या प्रत्यंतर चल रहा हो तो बहुत डिफेंसिव होकर के चुपचाप शांति के साथ जो चल रहा है उसे चलाइए। कोई भी मेजर रिस्क मत लीजिए, आपको वो बहुत बड़ा डैमेज नहीं दे पाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान में उन्हें बृहस्पति की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और बुध में बृहस्पति का ही प्रत्यंतर चल रहा है, लेकिन 22 सितंबर के बाद में ये अंतर खत्म हो जाएगा, प्रत्यंतर जो बृहस्पति का है, और पुनः उन्हें शनि का प्रत्यंतर आरंभ होगा। यानी यहां पर पुनः वही स्थिति बन रही है जो 2016 के अंदर बनी थी, यानी कि महादशा नेगेटिव थी लेकिन अंतरदशा प्रत्यंतर इनके फेवर का था। तो 22 सितंबर 2020 के बाद से लेकर के 31 जनवरी 2021 तक का समय इनके लिए फेवरेबल है, और उसी समय पर राष्ट्रपति पद के चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो मोर देन 65% प्लैनेट यहां पर इनकी सफलता के इंडिकेशन दे रहे हैं। चूंकि पहले कार्यकाल में भी बृहस्पति की महादशा थी, 35% प्लैनेट इनके फेवर में नहीं थे, और वही स्थिति 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में भी बनने जा रही है। तो सितंबर के बाद आप इनकी लोकप्रियता का ग्राफ वापस से ऊपर जाते हुए देखेंगे, और यहां पर राष्ट्रपति पद पर वापस इनके आने की संभावना मोर देन 65% बन रही है। अब यहां पर जो दूसरी पार्टी के नेता हैं उनकी कुंडली क्या कहती है, उसके आधार पर यह तय होगा कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर सफलताएं किस तरीके से मिल सकती हैं। तो यह देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं यहां पर दोनों राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के कुंडली को तुलनात्मक अध्ययन लेकर के भी मैं आपके सामने आऊंगा, वो अगले वीडियो के लिए हम रखते हैं। इस समय पर जो ये वीडियो मैंने बनाया वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कुंडली का विश्लेषण है कि आने वाला समय उनके लिए क्या कहता है और कितनी बड़ी संभावना अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए बन रही है। तो यहां पर ठीक 2016 जैसी स्थिति ही यहां पर दोबारा बन रही है, और यहां पर उनके दोबारा राष्ट्रपति बनने की संभावना भी 65% से ज्यादा है। देखना यह है कि जो दूसरा प्रत्याशी है उसकी कुंडली क्या कहती है। यदि वो कमजोर है इनसे तो निश्चित तौर पर यहां पर ये राष्ट्रपति बनेंगे, और यदि उनकी कुंडली इनको टक्कर दे रही है और मोर देन 80 या 90% उनकी कुंडली में सफलता के संकेत मिल रहे हैं तो फिर यहां पर परिणाम दूसरे हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैं वो कुंडली देख चुका हूं और उसमें यहां मुझे कोई ऐसा संकेत नहीं मिल रहा है जो यहां पर इनको टक्कर देने वाला हो। लेकिन कुंडली का तुलनात्मक अध्ययन बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाकर आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।